अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलसान अमन शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम छुपे खजाने। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड यू मस्ट बी मेकिंग मैक्सिमम ऑफ योर कंट्रीब्यूशंस टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। नाज़रीन, किसी भी कामयाब माशरे के बीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कोई भी निज़ाम प्ले करता है वो है उस मुल्क का या उस माशरे का तालीमी निज़ाम। आज जब मैं इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए आ रही थी और तकरीबन स्कूल्स की छुट्टी का टाइम था और अपने मुकर्ररा वक्त से तकरीबन आधा घंटा भी मैं पहले निकली, यानी अगर मैं 2 बजे निकली तो मैं 3:15 बजे अपने शो के ऊपर रिपोर्ट में कर पाई। उसकी रीज़न एक ये थी कि जो हालात मैं सड़कों पे गाड़ियाँ चलाते हुए लोगों के देख रही थी और उस वक्त ये सोच रही थी कि क्या हमारा निज़ाम तालीम अपना किरदार अदा कर पाया है। क्योंकि निज़ाम तालीम को अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो मेरी नज़र में इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिफ़िकेशंस एंड एजुकेशन, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा निज़ाम तालीम आइसोलेशन में रहा। तालीम को अलग कंसिडर किया गया और तरबियत को अलग कर दिया गया। हुआ ये कि जब ये दोनों चीज़ें आइसोलेशन में गईं तो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ अपना किरदार अदा नहीं कर सके। उसकी एक वजह यह भी है कि हमारे यहाँ का निज़ाम तालीम एक निज़ाम से हट के बिज़नेस इंडस्ट्री बन गया। हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक पाकिस्तान का 2025 का निज़ाम तालीम। मेरे आज के गेस्ट, जब मैं उनको मिली पहली बार तो उनको देख के और उनके पहले ही चंद जुमलों ने मुझे उनके अंदर के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बता दिया। इतनी नफासत से बात की उन्होंने, इतने अदब के साथ बात की और उनको देख के जो पहला लफ्ज़ मेरे मुंह से निकला, हालांकि मैं उनके इससे पहले नहीं जानती थी, वो था एजुकेशनिस्ट। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बिफोर फर्दर डिले, without any further delay, let me introduce you to my guest today. Yes, you have guessed it right. He is an educationist. Mia Imran Masood, Vice Chancellor, University of South Asia. अस्सलाम वालेकुम इमरान। थैंक यू। कैसे हैं आप? बस थैंक यू, आपने तो बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ कर डाली और वेल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इमरान, मुझे एक बार एक खातून थी तो कहने लगी, गुलसाना मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। तो मैंने उनसे आगे से कहा, नहीं आप मेरी इज्जत नहीं करती, मैंने अपनी इज्जत आपसे करवाई है। तो यही चीज़ आपके ऊपर भी अप्लाई होती है कि जो रिस्पेक्ट मेरे दिल में, मेरे डेफिनेटली मेरे पास आपकी है, वो आपने खुद क्रिएट की है और ये पहचान होती है एक एजुकेशनिस्ट की। इमरान, जब मैं सोच रही थी कि मैंने आज का प्रोग्राम निज़ाम तालीम के ऊपर करना है तो मुझे लगा कि मैं किस एजुकेशनिस्ट को इनवाइट करूं। तो यकीन जाने चंद नाम थे जिनको मैं अपनी उंगलियों पे गिन पाई और उनमें से लाहौर में तो शायद मैं उंगलियों पे भी ना गिन पाई, और जो पहला नाम मेरे सामने आया वो मियाँ इमरान मसूद का था। थैंक यू। इस प्रोग्राम की वसातत से डेफिनेटली आई वुड लाइक टू नो कि मियाँ इमरान मसूद को अगर आज मैं ये कहूँ कि प्लीज़ डिफ़ाइन योरसेल्फ, तो आप अपने आप को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? वेल इट्स क्वाइट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और आपने मुझे बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट बना दिया। मैं शायद इतना हूँ नहीं, लेकिन कोशिश ज़रूर करता हूँ कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जो है वो एजुकेशन सेक्टर में किया जाएगा। If you're trying to ask about my thing, maybe my childhood, my past, I don't know क्या आपका question है। और मैं चाहती हूँ कि as a human being, as an educationist, as a child when you grew up, आज आप अपने आप को किस तरह से डिफाइन करेंगे उस सारे सिस्टम से गुजरने के बाद? वेल थैंक यू। काफ़ी वो स्ट्रगल में रहा अपना चाइल्डहुड और आई एम ग्रेटफुल टू माय मदर जिन्होंने स्टैंड लिया मेरी पढ़ाई का। तो आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन गुजरात और लाहौर और गुजरात के कल्चर में और सोच में भी बड़ा फ़र्क है। और उस ज़माने में जब मैंने स्कूलिंग शुरू हुई तो बहुत बैकवर्ड था गुजरात का कल्चर और वहाँ में कह लें
एनमिटीज में घिरा हुआ था, दुश्मनियाँ, और एक ऑर्थोडॉक्सिक अप्रोच थी, और होता ही है हर, लाहौर इज वाइब्रेंट और गुजरात का एक डिफरेंट था। तो ऐसे कल्चर में जहाँ पर मेल डोमिनेंस तो हमेशा ही रही है ख़ानदानों में, ठीक है। तो वहाँ पे मेरी मदर ने फिर स्टैंड लेके तो मुझे वो अच्छे स्कूल में डालने का स्टैंड लिया। अच्छा स्कूल तो कोई था ही नहीं गुजरात में, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। तो लिहाजा फिर लाहौर उन्होंने मुझे हॉस्टल में, बोर्डिंग हाउस में डाल दिया, मैं और मेरे बड़े भाई। तो वहाँ से हमारा फिर एजुकेशन का सफ़र शुरू हुआ, और हमें ये चीफ्स कॉलेज, एचसन कॉलेज में उन्होंने ग्रेड 1 में डाल दिया। और हमारी दादी, नानी, बुजुर्ग सारे के कहाँ बच्चों को भेज दिया तुमने। बहरहाल वो देयर वाज अ स्टार्ट किया। माय फैमिली इज़ अ पॉलिटिकल फैमिली और बिजनेस फैमिली भी है, और हमारा ख़ानदान सियासत में रहा, पब्लिक सर्विस। सियासत से मुराद है पब्लिक सर्विस, खिदमत करनी थी। माय ग्रैंडफादर, माय दादा, माय नाना, माय फादर, माय ताया, सारे हम लोग जो थे ना, किसी भी कैपेसिटी में हर कोई अवामी खिदमत के उस सर्किट में रहा है। और तो एक तो सियासत मिली विरसे में, और बेशुमार कह लें कि ओवर 100 years की हमारी प्रेजेंस है हमारे उस इलाके में, जो डॉक्यूमेंटेड है, और इससे पहले भी थी और है भी। तो कम से कम ये है कि तो उस कैपेसिटी में हम बैठे हुए वहाँ पे, और कोशिशें करते हैं कि वो अवामी खिदमत हो। तो फिर उस सर्किट में रह के फिर आप जब आपको चांस मिलता है, व्हेन यू बिकम समथिंग, लाइक मैं मेंबर बन गया, मेंबर सूबाई असेंबली पंजाब बन गया। तो मेरे बुजुर्गों की वो सीट थी जिस पे वो खुद भी मेंबर है सूबाई असेंबली। फिर आपको चांस मिलता है दैट यू वर्क फॉर द नेशन बिल्डिंग, आप अपने इलाके की खिदमत करते हो, जिसमें डेवलपमेंट प्रोग्राम आ जाता है आपका, कुछ स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, अस्पताल होते हैं, रोड नेटवर्क है, बल्दिया होती है, तो आप फिर उस मोड में आ जाते हो। तो मैं बहुत यंग एज में उस मोड में आ गया। आई वाज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, मैंने लॉ ग्रेजुएट में हूँ था, तो मैं मास्टर्स करने अमेरिका जा रहा था, LLM करना शौक था कि मैंने पढ़ना है। तो दिस इज 1990, जब मेरी उम्र ज़रा कम थी, 25 एंड हाफ, कोई 26 साल के करीब था। तो मुझे फिर वो असेंबली में आना पड़ा और मैं इलेक्ट हो गया। सो आई वाज अ यंग कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट। तो असेंबली में बहुत थे, कह लें एजेड लोग थे उस ज़माने में, ग्रे हेयर वाले। वहाँ पे यंगस्टर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ, आज भी नहीं है, आजकल तो है, पहले नहीं था, पहले बिल्कुल नहीं था। और वो था कि सीनियर लोग होंगे जो जिनकी उम्र ज़्यादा है। तो बाद में BA की शर्त लगी, तो वो सारे सीनियर्स जो थे वो हट गए, और यंगस्टर्स जो है वो आगे आ गए। तो मेरे लिए एक दुनिया, एक नई थी वो दुनिया, एक मैं स्पोर्ट्स पर्सन था, और मेरे लिए एक सीरियस लेजिस्लेशन, सीरियस एक काम शुरू हो गया। लोगों की एक्सपेक्टेशन जो थी वो अरूज पे थी। फिर आपने अपनी जो कैरेक्टर के जरिए आपने अपनी वो एक इमेज बिल्ड करना होता है। तो पहला वोट तो मिलता है आपको आपके वालिद के नाम का। दूसरी जो इलेक्शन होता है वो आपकी अपनी डेली की वजह से मिलता है कि हाउ डिड यू डिलीवर, आपकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या आपने किया और क्या। तो दूसरा इलेक्शन लड़ा, फिर मैं जीत गया, फिर ऑपोजिशन में आ गया। लंबी एक दास्तान है, मैं ज़्यादा कोई टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। तो एवर सिंस मैं फिर सियासत में ही रहा। ठीक है। और मेरा जो फोकस था वो एजुकेशन था शुरू से। तो मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बना, पॉपुलेशन हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर। ठीक है। उसके बाद दूसरे टर्म में मैं बना मेंबर पब्लिक अकाउंट कमेटी बना। वो भी एक टेक्निकल सा एक कह ले एक पोर्टफोलियो होता है। ठीक है। फिर मैं 1997 की असेंबली में जब मैं तीसरी दफ़ा बना, जब हैट्रिक की मैंने, तो मियाँ शहबाज शरीफ वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो उन्होंने मुझे एक टास्क दिया, एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई, चीफ मिनिस्टर्स टास्क फोर्स ऑन एजुकेशन, उसका मुझे चेयरमैन बनाया। गो स्कूल्स हमने पकड़े थे, आपको याद होगा। ये वो स्कूल्स थे जो माशरे में करप्शन कह लें अरूज पे थी, और ये रजिस्टर्स पे स्कूल थे कागजों में, कि ग्राउंड में नहीं थे। फिर जाली डिग्री आ गई, बिल्कुल। फिर चीटिंग बिजनेस आ गया, ये जो बूटी माफिया, फिर फेक टीचर्स आ गए। और 6 लाख का पूरा एक बहुत बड़ा महकमा में, तो फौज ने एक सर्वे किया और ढूंढा कैसे कैसे लोग हैं।
तो वो उस ज़माने की गवर्नमेंट चाहती थी कि क्लेंजिंग करे डिपार्टमेंट की, क्योंकि सरकारी स्कूल का इमेज बहुत ख़राब था। जी बिल्कुल ऐसे। और ये गो स्कूल्स थे, बंद थे, तो वो फिर मैंने काम किया, मेरा उस पर फोकस आ गया, मैंने बहुत सीखा और ग्रास रूट लेवल पे जाके सीखा और इंतज़ामिया के साथ काम किया। सो दैट वाज माय लर्निंग, मेरी वो स्टेज थी। पार्लियामेंट्री तो लर्निंग होती रही साथ साथ, लेकिन एक ख़ास एरिया में फोकस में वो दैट वाज एन एक्सेप्शनल लर्निंग जो मेरे लिए थी। शायद आम एमपीए को या मिनिस्टर को वो चांस ना मिलता सोचने का या समझने का। तो सो आई वाज ट्राइंग टू करप्शन का खात्मा करना, फिर उस फेक टीचर को निकालना, फिर वो डाउटफुल टीचर, फिर हमारी डिग्री की वैल्यू, हमारी सर्टिफिकेट्स की, मैट्रिक की और एफए की, क्योंकि चीटिंग बड़ी होती थी उस ज़माने में, उसको फिर रोका हमने। फिर हमने डिजिटलाइजेशन किया पूरे निज़ाम की। हमारी तनख्वाहें जो थी टीचर्स की वो मैनुअल गिन के दी जाती थी, हमने फिर उसके अकाउंट्स खुलवाए। सो वी डिड अ लॉट ऑफ ऑटोमेशन एंड डिजिटाइजेशन किया ताकि करप्शन रुक जाए और एक स्ट्रेंथ मिले डिपार्टमेंट को, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिपार्टमेट है पूरे पाकिस्तान की वजारतों में से। आजकल यहाँ 2025 में इस महकमे में अगर एक होता है ये महकमा स्कूल और कॉलेज, तो 7,25,000 बंदा काम करता है इसमें। 725,000 पीपल वर्क इन दिस सिंगल डिपार्टमेंट। इट्स ह्यूज। इसका बजट बहुत बड़ा होता है। मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स आर इन दिस सेक्टर, सरकारी सेक्टर में। फिर कॉलेजेस हैं आपके 1,000 के करीब, फिर आपकी यूनिवर्सिटीज हैं। मैं सिर्फ पंजाब की बात करूँ, अगर सारे पाकिस्तान की बात करो तो इट इवन बिकम्स मॉन्स्ट्रस। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है। तो ये छोटा सा मेरा एक ब्रीफ था। और फिर 2002 में चौधरी परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बन गए, और उन्होंने मुझे फिर वजारत तालीम दे दी। आई बिकेम द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन। सो व्हाट आई हैड लर्नड, जो मैंने सीखा था और जो समझा था, और जो हमारे ग्रे एरियाज थे, जहाँ गैप्स थे, वो मैंने फिलअप कर दिए। और जो बिगेस्ट चैलेंज ये था कि 63,000 स्कूल सरकारी है, तो 40,000 की चार दीवारी कोई नहीं है, फर्नीचर नहीं है, कुर्सी नहीं, मेज़ नहीं, पानी नहीं, टॉयलेट नहीं, बिजली नहीं, पंखा नहीं। ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और दुनिया का, गुलसाना आप ये देखें कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट जो था वो पंजाब पाकिस्तान का था, कि 12.8 मिलियन बच्चों में से 4 मिलियन ड्रॉप आउट हो जाता है, घरों को वापस चला जाता है। और गर्ल्स की जो पार्टिसिपेशन थी वो भी बड़ी, वो तो उसके ऊपर भी हम आएंगे। तो वो ये सारे एरियाज में भी काम किया। पैसे थे कोई नहीं उस जमाने में। 9/11 हो चुका हुआ था और टेररिज्म अरूज पे था और पाकिस्तान फोकस में था। अलकायदा और तालिबानाइजेशन, ये सारी बातें होती थी और डू मोर की बातें होती थी उस जमाने में। तो हमने फिर एजुकेशन में डू मोर बहुत किया, और हमने उसमें मुफ्त तालीम कर दी पूरे पंजाब के स्कूलों में, हर बच्चे के लिए सरकारी, मुझे याद है, मुफ्त किताबें कर दी हमने। ये पैसे से होता है सारा, ये मतलब पैसा तो था ही नहीं। लेकिन तो क्या इतना बजट एलोकेट होता था? नो, बजट तो होता था, लेकिन वो सिर्फ तनख्वाहों की मद में, डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं था। डेवलपमेंट के लिए एक होता है ना रेकरिंग ग्रांट, एक होती है, एक होता है डेवलपमेंट बजट, एक होता है नॉन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट बजट से आप चार दीवारी बनाते हो, नए स्कूल्स बनाते हो, नए प्रोग्राम्स, वो था नहीं। तो वो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे फिर वर्ल्ड बैंक के पास में चला गया। वर्ल्ड बैंक को मैंने पार्टनर बनाया अपना। तो बेसिक मनी केम फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एक्चुअली, इट वाज अ क्रेडिट। और वर्ल्ड बैंक बड़ा टफ है, और वर्ल्ड बैंक की जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो वेरी टफ। वो है हमने किए, सारा हमने किया, लेजिस्लेशन की, और उसके बाद कह ले प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इन्वॉल्व करवाया। तो वो अल्लाह ने किया, वो हमारा कामयाब रहा। फिर हमने प्राइवेट सेक्टर में चार्टर्स ओपन कर दिए हमने। पहले यूनिवर्सिटी के चार्टर्स नहीं मिलते थे प्राइवेट सेक्टर। जी बिल्कुल ठीक है। अब जितनी यूनिवर्सिटीज आप देख रही हैं इस वक्त प्राइवेट सेक्टर, वो हमारे ज़माने में था। So I worked with Mia Shahbaz Sharif, I worked with Mia Nawaz Sharif, with Chaudhry Parvez Elahi, lots of chief ministers, lots of prime ministers, but my focus remained education sector. Education sector. इमरान, मेरे लिए, मैं भी एजुकेशनिस्ट 30 years मैंने लगाए, लेकिन मेरा जो एरिया रहा that were schools and private schools, elite class schools, right? मैंने जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, मैंने हमेशा ये नोट किया कि आज से कोई 18 साल पहले मुझे याद है मैं
एक और एजुकेशनिस्ट हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के उनके साथ बैठी हुई थी, तो मुझे कहते हैं गुलसाना, अगर हम तुम्हें अपने सिस्टम में हायर करें तो तुम क्या करना चाहोगी? व्हाट इज़ फॉर यू एजुकेशन को किस तरह तुम डिफाइन करोगी? तो मैंने कहा इट हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। तो कहते हैं कि ये तो नियरली टू इम्पॉसिबल वाली बात तुमने कर दी। मैंने कहा सर, मेरे लिए तो एजुकेशन की जो डेफिनेशन है निज़ाम तालीम की, वो यही है। आज मैं जो देख रही हूँ 2025 में बहुत इमेंस, आपने जो बातें की मेरे साथ, वो एक इमेंस कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपकी डेफिनेशन के बाद डेफिनेटली मेरा अगला सवाल यही था कि हाउ हैव यू कंट्रीब्यूटेड एंड यू हैव एड्रेस्ड टू इट ऑलरेडी। रियली अप्रिशिएबल कि आपने सियासत में रह के, असेंबली में रह के, फिर जहाँ जहाँ आपकी पहुँच थी आपने वहाँ वहाँ जब आप मिनिस्ट्री में आए तो आपने जो मेजर लिए, और जो जिन ईयर्स की आप बात कर रहे हैं, आई कैन वेरी वेल रिलेट टू देम। और मेरा ख्याल है ये वाकई वो दौर था कि जहाँ पे बहुत कोशिश की गई इसके ऊपर। आज के निज़ाम और प्राइवेटाइजेशन की भी जब आपने बात की, अब चाहे हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें और गवर्नमेंट स्कूल्स की, तो मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके ऊपर बात करना। मैं जब देखती हूँ क्वालिफाइड लोग बिल्कुल ठीक है, हमें मिल रहे हैं, PhDs की भरमार है, MPhils की भरमार है, मास्टर्स डिग्री की भरमार है, लोग धड़ाधड़ डिग्रीज ले रहे हैं और अपनी क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट कर रहे हैं। फॉर मी व्हाट इज मिसिंग इन द एजुकेशन सिस्टम इज एक्चुअली एजुकेशन। ऐसा क्यों? देखिए, अभी आपने कहा 2025 का निज़ाम तालीम कैसा है, तो दुनिया तो बहुत आगे चली गई है और हमारा निज़ाम पीछे उसके भाग रहा है कि हम भी उसके लेवल पर पहुंच जाए। दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है। देखिए, एजुकेशन पॉलिसीज बनती हैं और हर दौर में बनती है। हर दौर में बनती है। मेकिंग अ पॉलिसी इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं बिल्कुल, और सक्सेस मॉडल्स भी लगा सकते हैं, किसी और मुल्क का अच्छा मॉडल आप लगा सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मेरे नज़दीक एक इशू जो सबसे बड़ा ये है कि माँ बाप अपने बच्चों को तालीम इसलिए देते हैं कि वो अच्छी नौकरी उनको मिल जाए जी, ठीक है जी, ये बेसिक है फोकस, ये जो सर मेजॉरिटी का फोकस ये। बट मेरे नज़दीक जो है एजुकेशन का मकसद है इंसान बनाना, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना, एक अच्छा सिटीजन बनाना, जिसने तो किसी भी कंट्री का निज़ाम तालीम देखना है तो ट्रैफिक के असूल जाके देख लो। मैं अभी देख के आई हूं। या किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ बिल्कुल, या किसी शादी में चले जाओ, नीचे देखो कि वहाँ गंद डाला कि नहीं डाला, किसी पार्क में चले जाओ। मैं कल भी एक पार्क में गया था, बड़ा साफ सुथरा, मतलब एक टॉप का पार्क था, बट आई वाज सरप्राइज्ड टू सी जो गंद लोगों ने मचाया हुआ था। हमारे यहाँ पिकनिक पे लोग जाते हैं, उमरी जा रहा है, नथिया गली जा रहा है, खाने साल ले जा रहा है, पहाड़ों बैठा है, लेकिन जब वो उठते हैं तो नीचे जो लिटर होता है वो देखिए ना। सो दिस इज कॉल्ड एजुकेशन। फिर आपकी डीलिंग क्या है, आपकी बातचीत क्या है, फिर आपका पर्सनल आपका एजेंडास क्या होते हैं लाइफ में। तो एजुकेशन आपको एक स्किल जरूर सिखाती है, आपको डिग्री आती है, आप प्रोफेशनल आप बन जाते हैं, आप डॉक्टर बनते हैं, आप फिर डॉक्टर बन के आप कितना नोबल रहते हैं वो एक अलग सवाल है, वो एक अलग सवाल है। इंजीनियर बन के आप क्या कंट्रीब्यूट करते हैं मुल्क के लिए, वो भी एक चैलेंजिंग बात सारी है। सो बेसिक हमें ह्यूमन बीइंग बनाना है, अच्छा मुहज्जब शहरी बनाना है, अ गुड ह्यूमन बीइंग, अ गुड मुस्लिम, जो भी जिसका जो भी रिलीजन है सारा। फिर आता है कि मुआशरे में आपने रहना कैसे है, आपका व्हाट इज योर इंटरेक्शन सारा। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये जिस अदवार के मैंने जिक्र किया आपको, यहाँ पे 35 साल 40 का मैंने आपको ये अपना बता दिया जब मैं शुरू हुआ था। इसमें कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें गई, तो एजुकेशन पॉलिसी कई बनी और कई जो है वो खत्म हो गई, और पुरानी हुकूमत ने जो शुरू किया था वो अगली हुकूमत ने उसको वॉश कर दिया। सो बैक टू स्क्वायर वन, एग्जैक्टली। तो ये हम गोल गोल घूम रहे हैं, हम कहीं हम पहुंच नहीं सकते, और सस्टेनेबिलिटी चाहिए। जिन ममालिक ने, कल भी एक सेमिनार में बहस हो रही थी,
जिन ममालिक ने प्रोग्रेस की है वो 20 इयर्स प्रोग्राम पे उन्होंने काम किया था। पॉवर्टी एलिविएशन चाइना ने अगर ख़त्म किया तो 20 साल प्रोग्राम था। 20 साल अगर उन्होंने स्मॉग ख़त्म की, बीजिंग की, वो भी 20 साल प्रोग्राम था। अगर इंडोनेशिया ने पॉपुलेशन वेलफेयर पे काम किया, एक्सलेंस किया, वो भी 20 ईयर का प्रोग्राम था। मलेशिया ने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान बनाया, वो भी 20 साल था। तो हमारे तो यहाँ पे 2010 भी बना एक ज़माने में, अब 2030 बना हुआ है इस ज़माने में। पता नहीं अब आगे क्या होना है क्या नहीं होना। तो कंटिन्यूटी जो है वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। और पार्लियामेंट्स अपने आप को कंटिन्यू ना कर सकी यहाँ पे। यहाँ पे असम्बलियाँ टूटती रही हैं, यहाँ पर मार्शल लॉज लगते रहे हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अब मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। बिल्कुल, लेकिन आपको लगता है कि दिस इज वन रीजन that education system restricted itself continuity nahi hai na madam to qualification, and we could not work on the civic sense and ethics and professional ethics especially. continuity nahi rahi। हाँ, जो घरेलू अखलाकियात हैं वो भी मुझे लगता है कि बिल्कुल मिसिंग है। जनाब, हमारा प्रोग्राम अभी जारी है। इस वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का वक्त। हम आपको मिलते हैं मियां इमरान मसूद के साथ आफ्टर द ब्रेक। Welcome back, Nazreen. Thank you so very much for remaining in the program. बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपने इस ब्रेक के दौरान अपना अपना चाय का कप बना लिया होगा। अपने चाय के कप के साथ let's continue the show. मियां इमरान मसूद इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के 2025 के निज़ाम तालीम के ऊपर। इमरान, जैसे मैंने बताया कि स्कूल्स में मैंने काम किया बहुत अरसा, और ये कोई छोटा एक्सपीरियंस नहीं है। 3 decades स्ट्रेट मैंने लगाए वहाँ पे। करिकुलम, आपको लगता है, मुझे ये लगता है कि करिकुलम जो हम पढ़ा रहे हैं वो एक और कॉज है जिसकी वजह से, जिसको शायद हम या तो एग्जीक्यूट नहीं उस तरह कर पाते कि वो जो एथिक्स और सिविक सेंस की हम बात कर रहे थे वो हम नहीं बना पाए। करिकुलम की जब हम बात करते हैं तो वो एक ग्राइंडर की तरह काम करता है, और ग्राइंडर का बटन कहाँ से प्रेस होता है? एडमिशन हुआ 22x22 के केज में, मैं उसको क्लासरूम नहीं कहती, आई कॉल इट अ केज, ठीक है। हमने बच्चे को वहाँ किया, टीचर साहिबा आईं, कॉपियाँ किताबें खुलवाईं, इस किताब का फलां चैप्टर ज़बानी याद करो, रोट लर्निंग, एंड एज द रिजल्ट व्हाट द चिल्ड्रन हैव टू डू इज़ रोट लर्निंग। रोट लर्निंग के बाद मेमोरी टेस्ट, जिसको हम एग्जामिनेशंस का नाम दे देते हैं बहुत ब्यूटिफुली। मेरे लिए वो एग्जामिनेशन नहीं है, वो एक मेमोरी टेस्ट है। उस मेमोरी टेस्ट के बाद जिस बच्चे ने तोते की तरह उस किताब को अच्छा रट्टा लगाया होगा, उसको 1050 नंबर मिल जाएंगे और सर्टिफिकेशन उसके हाथ में आ जाएगी। जब मैंने स्कूल्स के साथ इस बारे में बात की कि व्हाई डू यू डू सो, आप क्यों बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, लैंग्वेज स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, IT स्किल्स के ऊपर काम नहीं करते, ठीक है, तो स्कूल्स ने हमें पूरा मुद्दा डाल दिया आपके ऊपर यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। उन्होंने कहा जी कि अगर हम ऐसा नहीं करते और बच्चों के एक ये वाला जो A ग्रेड है या A+ ग्रेड है ये नहीं आएगा, और एक स्पेसिफिक नंबर है जिसको यूनिवर्सिटी का वो कहा जाता है, मेरिट कहा जाता है, वो अगर हमारे बच्चे अचीव नहीं करेंगे तो यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगी। मिस गुलसाना, यहाँ पे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने, जो आपने भी बात की कि फोकस है प्रोफेशनल अचीवमेंट, तो क्या ऐसा किया जाए कि ये जो करिकुलम का ग्राइंडर है किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए स्कूल्स के बीच में? यूनिवर्सिटीज़ ऐसे क्या मेजर्स ले सकती हैं कि जहां तालीम को आसान किया जाए? जैसे मैं रिसेंटली एक नया बोर्ड हमने लॉन्च किया, तो जब मेरी उस बोर्ड के ऑस्ट्रेलिया में बात हो रही थी मैनेजमेंट के साथ, तो उन्होंने कहा कि गुलसाना 14 C's ईयर 12 के बीच में वुड बी कंसिडर्ड इनफ टू गेट द यूनिवर्सिटी एडमिशन। मैंने कहा वाओ। और जब मैंने उनसे रीज़न पूछी तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के उसके मतलब चाहते हैं कि प्रोफेशनली बच्चे आगे की तरफ आएँ। आप इसके ऊपर क्या कहोगे? करिकुला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और करिकुला जो कंटेंट है उसी पे आप सीखते हो, उसी पे करते हो। और मैं तो जोर देता हूँ वैल्यू एजुकेशन पे। वैल्यू एजुकेशन, मैं ये कहता हूँ कि निसाब के अंदर वैल्यू एजुकेशन होनी चाहिए टू स्टार्ट विद। और जिस रट्टे की आपने बात की, रोट लर्निंग की, वो तो होता रहा है, आज भी वो हो रहा है। तो मेरे ज़माने में 2002 में मैं वजारत संभाली मैंने, और 5 साल में रहा एज अ मिनिस्टर।
तो निसाब मेरे कंट्रोल में नहीं था, वो वफाकी हुकूमत के पास था। 18वीं तरमीम के बाद ये फिर नीचे आ गया सूबे में। सो आई हैड नो कंट्रोल ऑन करिकुलम। करिकुलम बनाती थी फेडरल गवर्नमेंट, बनाती थी फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो उस जमाने में जुबैदा जलाल साहिबा थी, ठीक है, उसके बाद जनरल जावेद अशरफ काजी साहब आ गए। तो जुबैदा जलाल ने उसके अंदर चेंजिंग, हमने कहा कि जी अब हम आए हैं, अब सूबाई हुकूमत का जो नारा ही था पढ़ा लिखा पंजाब, आपको याद होगा, वी वांटेड टू टेक पंजाब थ्रू एजुकेशन, हम आगे की तरफ ले जाना चाहते थे, और स्ट्रॉन्गर पंजाब थ्रू हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ये हमारा नारा था उस जमाने की हमारी हुकूमत का। तो हमने कहा निसाब हमें चेंज करके आप दें। तो 26 साल के बाद वो प्रैक्टिस हुई, पहली दफ़ा निसाब बदला। हमने उसमें कह लें थोड़े बहुत चेंजेस किए, लेकिन ज़्यादा हम ना कर सके चेंजेस। और बिकॉज जब निसाब बदलता है फिर नई किताबें छपनी होती हैं, कागज़ लाना पड़ता है, वगैरह वगैरह सारा। अब रिसेंटली आप आ जाए, अभी सिंगल नेशनल करिकुला आया जी, बिल्कुल 3-4 साल पहले, अब वो कंप्लीट हो गया, 3 ईयर के प्रोग्राम में चला गया है। और तो हम जंग ये लड़ते रहे सारी ज़िंदगी कि उर्दू मीडियम और जो इंग्लिश मीडियम की जो जंग है आपस में, कि एक आला है और एक आला नहीं है, अदना है। और उस गैप को हम ख़त्म करने के लिए हमने कहा कि चलो अंग्रेज़ी मीडियम कर दो सबको, ठीक है, या फिर बायलिंगुअल कर दो। फिर आगे आ गया रट्टा आ गया कि रट्टे को किस तरह ख़त्म करना है। रट्टे को हमने कहा कि करिकुला के ज़रिए क्रिटिकल थिंकिंग डाल दो, इंटरेक्टिव डाल दो, रट्टा ना हो, और ऐसा कंटेंट हो जिससे बच्चा जो है ना वो उस कम से कम अपना दिमाग तो यूज़ करे, अपनी वो जो है ना वो रोट लर्निंग से वो हट जाए सारा। तो एसएनसी इस पे बेस किया गया, और प्राइवेट सेक्टर ने अपना इनपुट दिया, उस पर मैंने बड़ी उनकी मदद की, करिकुला विंग की कि चले एक ही दफ़ा बनना निसाब। तो उस ज़माने की हुकूमत कहती थी एक कौम एक किताब, और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि सारा उर्दू मीडियम में होगा सारा, कि नेशनल लैंग्वेज को करो। उस पर फिर हमारी जंग शुरू हुई। हमने कहा नहीं, अंग्रेज़ी भी ज़रूरत है, अंग्रेज़ी तो इस दुनिया में रहने, हमने बिजनेस की लैंग्वेज अंग्रेज़ी है, बड़ी मुश्किल से वो मैथ और साइंस अंग्रेज़ी में करवाया, पहली से तीसरी 5वीं तक। फिर उसके बाद हमने कहा बायलिंगुअल कर दें और इंग्लिश कर दें। सो मैडम करिकुला इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और जब आप करिकुला जो आपके OA लेवल स्ट्रीम है जो आपकी, जिसमें ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, IB है, जिसमें और भी बोर्ड्स हैं, उनका डिफरेंट करिकुला है। हमारा जो पाकिस्तानी मैट्रिकुलेशन निज़ाम है वो डिफरेंट करिकुला है। और अब देखना ये है कि कौन सा करिकुला अच्छा है। तो उससे पहले एक सवाल ये आता है कि व्हाट इज द बैरोमीटर फॉर मेजरिंग द क्वालिटी। आप कैसे उसको मेजर करते हो क्वालिटी को? या A ग्रेड से करते हो, या आप अपना उसके बिहेवियर से करते हो बच्चे की, या उसकी क्या सोच है? तो ये मिक्स्ड फिनोमिना जो है ये हमेशा ही चैलेंज रहता है। और सारी दुनिया में ग्रेडिंग होती है, और पास फेल भी होता है, और मेरिट भी तो होता है। अब हार्वर्ड में या किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में आप किसी फेलियर को तो नहीं मिल सकता ना, और किसी भी बल्कि कॉलेज में नहीं मिल सकता भी किसी भी फेलियर। तो फेल पास की वो जंग जो है वो रहती है। और आधे पास हो जाते हैं, आधे फेल हो जाते हैं। अब वो जो फेलियर है वो किसकी जिम्मेदारी है? एग्जैक्टली। अगर वो फेलियर है तो फिर टीचर अच्छा नहीं जिसने पढ़ाया नहीं है। ये सर मैं यही बात करने यहाँ वो बहुत ही बुद्धू है कि सर एजुकेटेड एजुकेशनिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एजुकेटेड एजुकेशनिस्ट कि टीचर्स को ऑन बोर्ड करने से पहले, क्योंकि डिलीवर तो उन्होंने करना है, तो अगर टीचर की अपनी ही सिविक सेंस, अपनी ही एथिक्स एंड एटिकेट्स जो हैं वो उस तरह से इस काबिल ही नहीं है। मैं तो ये देख रही हूँ कि जो ख़वातीन जिनको किसी भी और फील्ड में जाने की इजाज़त नहीं मिलती और उन्होंने BA पास किया होता है, तो उनको स्कूल्स जो हैं वो हायर कर लेते हैं, इवन इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। आई हैड बीन विटनेसिंग इट। तो आप ऐसी क्या प्रोग्राम तजवीज़ करेंगे कि जहाँ हम एजुकेटेड एजुकेशनिस्ट, उसका स्कूल्स के ऊपर किस तरह से लागू होगा कि अगर आप कोई टीचर हायर कर रहे हैं तो कम से कम उसकी कोई अप्रूवल कहीं से आए, जो कोई एक चेकलिस्ट हो, कोई एक जजमेंट क्राइटेरियन हो। क्या डिवाइस करेंगे आप, क्या हमें एडवाइस करेंगे? क्योंकि ये दिन ब दिन हम क्वालिफाइड डॉक्टर्स और क्वालिफाइड इंजीनियर्स, क्वालिफाइड IT एक्सपर्ट्स तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन एजुकेटेड डॉक्टर्स, मतलब अगर एक डॉक्टर को यही नहीं पता
कि मैंने अपने मरीज से बात किस तरह करनी है, एम्पैथी मिसिंग। वो तो है, ये हाँ जी, I totally agree with you. How to cope up? Well, देखिए, क्योंकि it's a huge gap. Yeah, I'll tell you. जब मैंने वो वजारत के ज़माने में फर्स्ट डे जब प्रेजेंटेशन दी मेरे सेक्रेटरी साहब ने, तो मैंने कहा कितना बंदा काम करता है इस डिपार्टमेंट में, 6 लाख टीचर्स काम करते हैं मिक्स्ड मिला के दोनों सेक्टर्स। बिल्कुल। तो मैंने कहा व्हाट इज द क्राइटेरिया टू टेक हायर अ टीचर, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट्स आर। उन्होंने कहा जी के FA पास भी हैं, मैट्रिक पास भी हैं, और देयर इज नो रिक्वायरमेंट या कोई एसेंशियल नहीं है कि BA होना चाहिए, यानी कि उसकी वो शर्त ही नहीं थी। हाँ, तो मैंने कहा नहीं, अब आज से BA होगा। Right. Every teacher will be a BA graduate with 1 year of professional education, B.Ed, M.Ed के अंदर। ये मैंने लॉ बना दिया, कानून हमने बना दिया। तो उस जमाने से फिर BA पास और 1 year प्रोफेशनल वाले बंदे जो हैं वो भर्ती होना शुरू हो गए। हमने ले लिया 70,000 बंदा, हमने कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया। ठीक है, वो एक अलग स्टोरी है टेक्निकल, वो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। बिल्कुल ठीक है। फिर अब ये कहा कि भर्ती तो हो गए, अब हेडमास्टर भी है, 25 वो है टीचर्स हैं, रिजल्ट नहीं अच्छा आ रहा उसका। तो टीचर्स को फिर टीचर्स ट्रेनिंग का कल्चर ही नहीं था। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं थे। फिर हमने टीचर्स ट्रेनिंग का शुरू किया, प्रोग्राम शुरू किया। हमारा DSD होता था, वहाँ पे मैडम रुखसाना को लगाया वहाँ पे, और पैसे नहीं थे, सीडा का पैसा लिया कैनेडियंस का वहाँ पे। और हमने कहा कि ऑन द जॉब, ऑन द स्पॉट, नॉन स्टॉप टीचर्स ट्रेनिंग ऑल ईयर राउंड, हमने वो फार्मूला लगा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। हमने ट्रेनर्स, मास्टर लीड ट्रेनर्स तैयार किए। ठीक है। मास्टर लीड ट्रेनर्स ने ट्रेनर्स तैयार किए, उनको फिर डाउन बिलो हमने तहसील लेवल पे भेजा। एक हाई स्कूल को हमने मरकज बना दिया, वहाँ सारे टीचर्स जो हैं वो डेली टीचर्स ट्रेनिंग लेना उन्होंने शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड दैट, वी स्टार्टेड दैट। ये हमने कल्चर, पहले क्या था, पनिशमेंट थी। आप एक खातून को बुलाते थे मंडी बहाउद्दीन से, उसके कहते लाहौर आके रह 4 दिन, और टीचर्स ट्रेनिंग मिलती थी सिर्फ 4 दिनों की। बिल्कुल। वो बच्चों को छोड़कर कैसे आती थी? कैसे? हाँ, उसको 50 रुपए आप TADA देते थे, तो उसके लिए वो पनिशमेंट थी। कल्चर ही नहीं था ना, बिल्कुल कल्चर नहीं है ना। So my take on this question is that teachers training is very important. अब ये AI आ गया, अब टीचर को ट्रेन नहीं करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो IT रेवोल्यूशन आ गया हमारे उस जमाने में। मैं उसी तरफ आ रही हूँ। IT लैब्स थी कोई नहीं थी। IT कंप्यूटर चलाना था, मुझे भी नहीं आता था। बिल्कुल। फिर मैंने भी सीखा कंप्यूटर चलाना। लैपटॉप्स फिर आ गए। तो जो जमाना तरक्की करता है, तू टीचर को भी तो तरक्की करवानी है। आपने उसको ट्रेनिंग देनी है। How to use these platforms? What is AI? What is ये PC कैसे यूज करना है, लैपटॉप कैसे यूज करना है, ये कैसे आपने कनेक्ट होना है सारा। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे सरकारी सेटअप में ये नहीं है, आज भी नहीं है ये फैसिलिटी। अगर आप ये कहें वजीर तालीम पंजाब को आज के 2025 में कि सारे सरकारी स्कूलों को ऑनलाइन करते, नहीं होगा ना, नहीं हो सकता। फैसिलिटी नहीं, और गुर्बत है, टूल्स भी नहीं है, इक्विपमेंट भी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। हाँ जी। वो अमीरों के बच्चे हैं, वो फीस लेते हैं। फीस है वो इसलिए लेते हैं कि वो उन्हें सस्टेनेबल बनाना है। आमदन तो उनकी फीस के जरिए होती है, हुकूमत तो ग्रांट्स देती है सारा। तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिटेल। तो बात है कैपेसिटी की, कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी जान है आपके वजारत तालीम में, आपके इस निज़ाम में। तो फिर यूनिवर्सिटी सेक्टर्स हमारे ऑर्गेनाइज्ड हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल है, मिडिल है, हाई सेकेंडरी है, कॉलेजेस हैं आगे सारा। तो ये बच्चे का कोई कसूर नहीं है। बच्चा तो एक स्विफ्ट मूवमेंट मांगता है कि 0 से लेके PhD तक। बिल्कुल ठीक है। वो कहता है मुझे अपॉर्चुनिटी दो, मैं दाखिला भी लूँ, मैं पढ़ूँ भी सारा। तो हमारे यहाँ मैडम, जस्ट लास्ट कमेंट, हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में जो रेशो है बच्चों की जाने की, वो 13% है बस। 13% यूथ जाता है हमारे हायर एजुकेशन। इस रीजन में हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो 25% पे खड़े हैं, कोई 26 पे खड़ा है। वी आर द लोएस्ट, सो वी आर लूजिंग आवर यूथ आल्सो। ड्रॉप आउट नीचे भी होता है स्कूलों में, फिर कॉलेजेस में ड्रॉप आउट होता है, फिर एक्सेस नहीं मिलती। तो हमें क्या चाहिए? ज्यादा यूनिवर्सिटियां बनानी है। लेकिन यहाँ पर ज्यादा यूनिवर्सिटियां आप इजाजत ही नहीं देते। प्राइवेट सेक्टर बड़ी मुश्किल से मैंने ओपन करवाया था हमारी हुकूमत ने, तो अब वो चार्टर लेना बहुत मुश्किल है। इस वक्त पाकिस्तान में 277 यूनिवर्सिटियां हैं, 60% सरकारी हैं,
40% प्राइवेट है, 4-5 सूबों में आपकी ये यूनिवर्सिटी ऑपरेट कर रही है। तो हमें ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ चाहिए और इस सेक्टर को रेगुलेट भी बहुत किया जाता है। हायर एजुकेशन कमीशन रेगुलेट करता है यूनिवर्सिटीज़ को, PHEC करता है, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, HED हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है, चांसलर्स ऑफिस करता है गवर्नर साहब, उसके बाद CM ऑफिस उसको मॉनिटर करता है, फिर काउंसिल्स आ जाती हैं। तो इतनी रेगुलेशन है कि वो जो है ना वो करिकुलम को ग्राइंडर बना रही थी, वो तो ये ग्राइंडर असल ग्राइंडर है, असल ग्राइंडर ये है। लाइकवाइज प्राइवेट स्कूल्स, लास्ट कमेंट, बिल्कुल ठीक है, वो भी इस ग्राइंड के अंदर है, वो भी इसी ग्राइंड के अंदर है। लोग उनको शायद ग्रो करते देख ही नहीं सकते, देखिए आप प्राइवेट सेक्टर में इन्होंने मेहनत की है, बहुत इन स्कूल सिस्टम्स ने 30 साल 40 साल मेहनत की हुई है, बहुत मेहनत की है, एंड वी आर ग्रेटफुल टू दीस सिस्टम्स इन द प्राइवेट सेक्टर कि थैंक यू फॉर गिविंग अस क्वालिटी एजुकेशन, सो वी नीड टू सपोर्ट दीस काइंड ऑफ पीपल, बट वी डोंट सपोर्ट देम। हम उन पे टैक्स लगाते हैं, बंद करते हैं, उनकी फीसों पे कैप लगा देते हैं, उनको बुरा भला हम कहते हैं बिल्कुल, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन है, मानना पड़ेगा। इमरान, अभी आपने IT का वर्ड यूज किया, AI का वर्ड यूज किया, आई थिंक दीज आर द हाइलाइट्स ऑफ 2025। यस मैम। एंड व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग अराउंड माई सेल्फ इज दैट पहले मैं एक कन्वेंशनल स्कूल सिस्टम का हिस्सा थी, जो कन्वेंशनल एजुकेशन इतने सालों से चल रही है। फिर अचानक मैंने स्विच किया एक नॉन कन्वेंशनल और रेवोल्यूशनरी स्कूल सिस्टम के अंदर, जो टोटल प्रमोट कर रहा है AI को, ठीक है। फिर मेरी रिसेंटली मुलाकात हुई एक IT के गुरु से, और वो प्रमोट कर रहे थे सिर्फ IT को। वही मिस्टेक जो हम सालों से कर रहे हैं कि एजुकेशन के बीच में जो चीज़ें, जैसे आपने बहुत ब्यूटीफुली बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ IT, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज and integration of AI is the challenge of 2025। हम ये नहीं कह रहे कि पुराने निज़ाम तालीम को बिल्कुल इरेजर से आप इरेज कर दें, हो नहीं सकता, वक्त लगेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का एक वर्ड है जो हम यूज़ करें, और आपका घर आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, what measures are you taking to make sure that you are integrating these 3 new words or terms into your education system? कम से कम आप अपने सेक्टर के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे क्या प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं? Sure. जी। I'm heading a University of South Asia as a Vice Chancellor. Yes. It's been quite some years कि मैं इसको हेड करता हूँ, मुझे शौक भी है और मैं कंट्रीब्यूट भी करता रहता हूँ। तो हमने we are one of the pioneers जिन्होंने AI integrated education देनी शुरू कर दी है हमने अपने सेक्टर में। Good news. All our teachers are trained now. हमारे टीचर्स को मुझे भी नहीं पता था कि AI के कौन-कौन से प्लेटफॉर्म्स होते, हम सुनते तो रहते हैं, बट हाउ टू यूज दोज प्लेटफॉर्म। तो हमने मैडम रिगरस ट्रेनिंग दी है अपने टीचर को। हमने उसको कह ले बड़े जोरों शोर से हमने उनको 4-4 हफ्ते की 6-6 हफ्ते की ट्रेनर से ट्रेनिंग दिलवाई हमने। कितने प्लेटफॉर्म्स हैं AI के, क्या टूल्स हैं, उन प्लेटफॉर्म्स को कैसे आपने यूज करना है, आपने अपना कंटेंट, अपना लेसन, अपना रोड मैप किस तरीके से उससे तैयार करवाना है, पहले उसको देना है, फिर प्रॉम्प्ट देना है, फिर उससे तैयारी करवानी है। फिर आप AI पढ़ के जो है, आप AI के ज़रिए आपने स्टूडेंट को पढ़ाना कैसे है, उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो AI बेस्ड चाहिए। तो हमने अपने क्लासरूम्स को ही AI लैब्स डिक्लेयर कर दिया हुआ है, सबको हमने वो फैसिलिटी दे दी। फिर बच्चे को भी तो ट्रेनिंग देनी है AI की, कि भाई AI है क्या चीज़ है। तो आपने तो बच्चा भी हमारा ट्रेन हो गया, बिल्कुल हमारा टीचर भी ट्रेन हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया। अब हम AI के ज़रिए जो है उसको हम फास्ट ट्रैक पे ले आए हैं। बच्चा इज मोर इक्विप्ड, बच्चे को पता चल गया कि मैंने अब क्या प्रॉम्प्ट देना है। तो प्रॉम्प्ट आप या AI को आप या चैट GPT की मिसाल देता हूँ, आप उसको तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका दिमाग में कुछ होगा, जब आपको आपके कंटेंट का पता होगा। इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज प्लेजरिज्म या चीटिंग नहीं है। नो, इट इज समथिंग यू लर्न समथिंग, देन यू नीड टू नो हाउ टू यूज दैट स्टफ। फिर आप यूज करते हो। So teacher is AI trained, बच्चा is AI trained, very nice. Infrastructure is AI based. Sir, I would like to visit. और हमने आप प्लीज आए और प्लीज कम एंड टॉक टू आवर टीचर्स। आप ट्रेनर हैं, आप आके उनको ट्रेनिंग दें। वी वुड लाइक टू लर्न मोर। It's an honor. Every day is a learning डे होता है हमारे लिए। तो हम मैडम उसको कर रहे हैं। AI is a great facility जो आपको ईज अप करता है, आपको चलाता है, आपको एक ज़्यादा एम्पावर करता है, इक्विप करता है आपको सारा।
और आप अपना टारगेट जो है उससे एआई के ज़रिए आप पढ़ भी सकते हो, पढ़ा भी सकते हो, अपनी डिग्रीज भी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए ना बड़ा आपको फोकस रहना पड़ेगा एआई पे। एआई को लोग नॉर्मली हॉस्टाइल समझते हैं। जी बिल्कुल, ये क्या एक आ गई जी, ह्यूमन जॉब्स को ये जो है वो हटा देगा, रोबोट्स आ जाएंगे, रोबोटिक्स शुरू हो जाएगा, वगैरह वगैरह सारा हो जाएगा। तो जिसको एआई आती है वो उस बंदे को रिप्लेस कर देगा जिसको एआई नहीं आती। सबसे पहले तो ये होगा। बिल्कुल, तो मशीनें तो हर बात की बात है। हाँ। उस वक्त तक दुनिया उसको कोई ना कोई कंट्रोल और रेगुलेट जरूर करेगी सारा। सो एआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें उस स्पेस पे रहना है। आई वेंट टू चाइना। मैं चाइना देख के एवरीथिंग इज एआई बेस्ड। फेस रिकग्निशन है वहाँ पे, थंब भी खत्म हो गई हुई है। ड्राइवरलेस गाड़ियाँ वहाँ पे हैं। बिल्कुल। उसकी ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज ऑल एआई बेस्ड। इमरान, थैंक यू सो वेरी मच। मैं हमेशा कंस्ट्रक्टिव टॉक्स में बिलीव करती हूँ कि किसी भी प्रोग्राम को सुनने के बाद हमारे नाजरीन जो हैं शायद समझ पाएँ कि हमारा निज़ाम तालीम कहाँ पीछे रह गया, किस वजह से रह गया। योर टॉक वॉज रियली इंफॉर्मेटिव and thank you for the contributions that you have made in the world of Pakistan's education. नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है जनाब ख़त्म, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अगले प्रोग्राम में जब हम आपको ज्वाइन करेंगे तो इसी तरह के किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखिए। Until next time, this is Gulsana Mansha signing off from the program छुपे खजाने।